हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। तो दिनांक 5 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो सबसे पहले आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि आप में से कई हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए ऐसे लर्नर्स भी हैं जो ऑलरेडी टीचर हैं, टीचिंग जॉब में हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक गृहस्थी में जीवन यापन कर रहे हैं तो भी आप जो है एक एज अ टीचर भूमिका निभाते हैं अपने बच्चों के लिए। यदि आप किसी के एल्डर ब्रदर हैं तो भी आप टीचर की भूमिका निभाते हैं। तो हम में से हर कोई जीवन में किसी न किसी का गुरु भी होता है और किसी न किसी का शिष्य भी होता है। तो अच्छी चीज़ें सीखते रहिए और अच्छी चीज़ें सिखाते रहिए। उसी के साथ आज जो 5 सितंबर का दिन है उसमें आप डॉक्टर राधाकृष्णन को जो है ट्रिब्यूट कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और बात करते हैं हमारे गीता के ज्ञान से। तो सबसे पहला ज्ञान, ये ज्ञान की ही बात आज के इस वीडियो में हम करेंगे। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषाम नाशित मात्मने तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्पर। बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो भगवान ने बोला है कि ज्ञानेन अर्थात ज्ञान के द्वारा, ठीक है, ज्ञान के द्वारा तत् अज्ञानम, तत् अज्ञानम, अज्ञानम बोल सकते हैं, ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता, वैसे मैं गलत बोलता हूं। तो ज्ञान के द्वारा तत् अज्ञानम अर्थात हम जो है ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से या किसी चीज के बारे में जान करके उस अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं जो हमारे भीतर स्थित होता है, जिसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं दो चीजों की वजह से होती है, या तो मैं का भाव लाने की वजह से या अपनत्व लाने की वजह से। जब आप ये सोचते हैं कि क्या कोई कार्य मुझ में स्थित है, जब आप ये सोचते हैं कि कोई कार्य मुझ में स्थित है अर्थात मेरे द्वारा किया गया है, तो उसको बोलते हैं मैं या अहम का भाव। मेरे द्वारा ये, मैं बूढ़ा हो गया, मैंने खा लिया, इस तरह से। और जब आप किसी कर्म फल को अपना समझते हैं, यह कर्म से संबंधित है और ये कर्म फल से, मैं या अहम का भाव कर्म से संबंधित है और अपनत्व का भाव कर्म फल से। अर्थात जब भी आपको किसी वस्तु की प्राप्ति होती है और आप उसको अपनत्व से जोड़ करके कहते हैं कि यह वस्तु मेरी है, अमुक वस्तु मेरी है, ये दो चीजें जो है अज्ञान का सूचक है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि ये दोनों ही चीजें गलत है, बल्कि प्रकृति जन्य सभी क्रियाएं हो रही है जिसमें हम केवल कर्ता मात्र हैं, लेकिन हमें उसको करने का भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। जब ऐसा होता है तो हमारे आत्मज्ञान, ज्ञानेन मतलब जो आत्मज्ञान है, नाशित आत्मने, आत्मने मतलब अपने अंदर स्थित उस ज्ञान से आप उस अज्ञान को नष्ट कर सकते हो। किस प्रकार से? जैसे जिस प्रकार से सूर्य के आने की वजह से समस्त प्रकार का जो अंधकार रूपी अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। तो जैसे ही सूर्य आता है तो सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, फिर ज्ञान ही ज्ञान होता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी यह घटना होती है। चलिए, आज का पहला हमारा करंट अफेयर, भारत और रूस इन दोनों देशों के बीच में 2007 से ही हमारा एक अभ्यास हो रहा है जिसको बोलते हैं इंद्र नेवी अभ्यास। ठीक है, इंद्र अभ्यास नाम है और ये तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ करता था, लेकिन इस बार के लिए इंद्र अभ्यास को केवल नेवी अभ्यास तक ही सीमित रखा गया है। स्थल सेना के लिए इनके लिए अभ्यास नहीं किया जा रहा है। और ये जो अभ्यास है ये आपके बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। क्यों नहीं किया गया? कोविड-19 की वजह से कॉन्टैक्ट लेस जो एक्सरसाइज है वो अब की बार की जा रही है। दोनों देशों की नौसेनाएं जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगी। तो 4 और 5 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। 2003 से इसकी शुरुआत की गई और दोनों देशों के बीच में इसका आयोजन लगातार हो रहा है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच के कोऑर्डिनेशन और किस तरह से हम एक बेहतरीन नौसेना को बनाने में आगे बढ़ रहे हैं उस चीज को भी ये दर्शाता है। और रूस के साथ में संबंध बने होना ये प्रमाणित करता है कि भारत एक ध्रुवीय नीति में न चल करके बहुध्रुवीय नीति में चलता है, हर एक देश को साधने का प्रयास भी करता है। तो यह नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित हो रहा है। प्रतिबंध जो कोविड-19 के हैं उसकी वजह से केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित है। हमारी ओर से एक तो हमारा डेस्ट्रॉयर रणविजय, स्वदेशी फ्रिगेट सह्याद्री और फ्लीट टैंकर शक्ति जो है अपनी तरफ से सम्मिलित हो रहे हैं, जबकि जो रूस है उसकी तरफ से व्लादिवोस्तक में स्थित प्रशांत क्षेत्र के नौसैनिक बेड़े के विध्वंसक एडमिरल विनोग्रादोव, विध्वंसक एडमिरल ट्रिब्यूटस और फ्लीट टैंकर बोरिस बुटोमा जो है सम्मिलित होंगे। लास्ट बार विशाखापत्तनम में दिसंबर 2018 में इंद्र अभ्यास का आयोजन किया गया था। इंद्र अभ्यास केवल और केवल नौसैनिक संस्करण इस बार आयोजित कर रहा है और ये भारतीय नौसेना का रूस की नौसेना के साथ होने वाला एक युद्धाभ्यास है। अच्छा प्रश्न है, यहां से कई बार प्रश्न आ जाते हैं।
दोस्तों, हाल ही में जनजातीय मुद्दों को एड्रेस करने के लिए और उनमें रिसर्च अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई। कहां पर की जाएगी? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो है एक राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित होगा, जिसमें देश के सभी जाने माने जनजातीय क्षेत्र के विद्वजन जो है वे चर्चा करेंगे, रिसर्च करेंगे और जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं को समझते हुए उसके विकास के लिए जो कुछ भी प्रावधान किए जा सकते हैं, जो योजनाएं चला जा सकती है, ये जो कदम उठाए जा सकते हैं, उन पर अपनी तरफ से जो भी सलाह देंगे वो इनके द्वारा दी जाएगी। तो IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो कैंपस है नई दिल्ली में, वहां पर NITR अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल रिसर्च जो है उसकी स्थापना की जाएगी। ये इसी काम के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है, जो हमारी मिनिस्ट्री है ट्राइबल एरियाज की, उसके और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के बीच में एक समझौता भी किया गया है। अगले कुछ महीनों में ये संस्थान काम करना शुरू कर देगा और देश भर के प्रतिष्ठित सरकारी और गैर सरकारी NGOs जो हैं उनके साथ मिलकर के अनुसंधान का काम करेगा। दरअसल जनजातीय मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव आयोजन किया गया था। उसी दौरान इसकी घोषणा की गई है। अब राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान एक समग्र संस्था होगी जो जनजातीय मामलों में रिसर्च को और अधिक बढ़ावा देगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ने से पहले टीचर्स डे के अवसर पर दोस्तों फ्लैट 25% ऑफ हमारा चल रहा है। टीचर 25 कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं आप RS जंक्शन प्लेटफॉर्म को, जहां पर ढेर सारे कोर्सेज आपके लिए है। जो भी RS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे छात्र हमारे सभी कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। कल हमारा 13वां टेस्ट भी है RS प्रीलिम्स का, तो जो भी RS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके पास मौका है। 3 से 6 सितंबर 2020 तक की हमारा ये कोड आप यूज कर सकते हैं। और जो भी स्टार्टिंग, क्योंकि 20 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं तो मैंने इसको कुछ और स्टूडेंट्स के लिए बढ़ा दिया, क्योंकि कई छात्रों ने मांग की थी, ठीक है, तो उनके लिए भी बढ़ा दिया गया है। तो वो भी अभी टाइम है कि वो इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं, कोड के माध्यम से सस्ते कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। तो बहुत से कोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारी गुलदस्ता राजस्थान समसामयिक की भी आउट हो चुकी है। जुलाई अगस्त के सभी करंट अफेयर्स का एक डिजिटल एडिशन जो है ये है, जो आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए, हाल ही में रिजर्व बैंक जो कि एक केंद्रीय बैंक है और बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है, ठीक है, इसके द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में सम्मिलित किया गया है? आपको बताना है कि कौन सा एक क्षेत्र है जिसको हाल ही में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में सम्मिलित किया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दरअसल एक माध्यम है, दरअसल एक बाध्यता है जो कि रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न बैंकों पर उनके ऋणों से संबंधित मुद्दों पर दी जाती है। इसके अंतर्गत बैंक ने यह बाध्यता की है कि कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिनके लिए ऋण देने में प्राथमिकता रखनी होगी हमारे सभी बैंकों को, अर्थात उन्हें अपने सभी ऋणों का एक निश्चित भाग कम से कम इन सेक्टर्स को देना पड़ेगा। 8 से भी ज्यादा ऐसे सेक्टर्स हैं और हाल ही में स्टार्टअप सेक्टर जो है उसको भी इसमें ऐड करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो रिजर्व बैंक द्वारा स्टार्टअप सेक्टर को भी अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में सम्मिलित किया गया है। चलिए, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, डिटेल में हम जान लेते हैं। स्टार्टअप्स को किसी भी तरह की फंडिंग की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में स्टार्टअप्स को शामिल करने का फैसला किया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है इसमें अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। स्टार्टअप को शामिल किया गया है और रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अगर कोई कंपनी कर्ज लेना चाहती है, कोई छोटी कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है और उसको कर्ज की जरूरत है, तो वो यहाँ पर कर्ज ले सकती है ज्यादा मात्रा में। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत रिजर्व बैंक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और वीकर सेक्शन को बांटे जाने वाले लोन का टारगेट भी बढ़ा रहा है, तो ज्यादा मात्रा में लोगों को लोन मिले उसका फैसला इसमें किया गया है। इससे पहले अप्रैल 2015 में PSL गाइडलाइन को रिव्यू किया गया था, जब रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड किया गया था। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पावर प्लांट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो अगर बायोगैस प्लांट्स भी अगर आप यूज कर रहे हो और उनके लिए कोई ऐसा आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कंपनी शुरू कर रहे हो या पहले से चलने वाली कंपनी में प्लांट लगा रहे हो, तो आपको उसमें ये ऋण की अवधि, ऋण का जो है लाभ मिल सकता है। नई गाइडलाइन में फ्रेंडली लैंडिंग पॉलिसी पर फोकस किया गया है। इसका मकसद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना। कैसे? देखो दोस्तों, जितना ज्यादा फ्रेंडली तरीके से लोगों से कम लाइबिलिटी के साथ में अगर उनको लोन दिया जाएगा तो वो बेहतर तरीके से लोन को वापस भी
कर पाएंगे। क्या होता है कि ज्यादातर छोटे स्तर के जो फार्मर्स और वीकर सेक्शन जो होते हैं वे लोग लोन के लिए अप्लाई करते समय उसकी पचड़नों में पड़ करके, और कई बार या तो उनको रिश्वत देना पड़ता है या कई बार ऐसा होता है कि उनको लोन मिल ही नहीं पाता, जिससे कि वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टअप्स को 50 करोड़ तक का ऋण मिलेगा। ओके, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें आपके आयुष्मान भारत योजना में अगर आप कोई छोटा मोटा क्लिनिक या हॉस्पिटल जो शुरू कर रहे हो। सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट के लिए 10 लाख रुपए, जबकि अक्षय ऊर्जा के लिए 30 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें दिया जाएगा। 2015 में जो है नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ा गया था, 2020 में स्टार्टअप्स को जोड़ दिया है। तो क्या होता है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र? वह क्षेत्र जिसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा निम्न आय वर्ग और कमजोर वर्गों को किसी बैंक के कुल ऋण का निश्चित हिस्सा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। 2016 में कुल 8 श्रेणियां थी: कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME, ठीक है। इसके बाद में निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा। अब 9 हो गई है, नवी कौन सी हो गई? स्टार्टअप। अब जो है 9 टोटल जो है इसके अंतर्गत श्रेणियां सम्मिलित हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान आवासन मंडल, देश में स्वस्थ राजस्थान, राज्य में स्वस्थ राजस्थान की अवधारणा को बढ़ाने के लिए राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा जो है कई शहरों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 21 शहरों में 50 ओपन जिम जो है राज्य में खोले जाएंगे राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा। तो विभिन्न पार्क जो होते हैं हमारे शहरों में, उन पार्क्स में जो है इनकी स्थापना की जाएगी। तो 21 शहरों के 50 पार्क जो है उनमें ये स्थापना की जाएगी। इन जिम में इक्विपमेंट आपूर्ति के लिए ऑर्डर्स भी कर दिए गए हैं। जिम मंडल के स्वामित्व वाले पार्कों में, जहां पर भी जो हाउसिंग बोर्ड के मकान होते हैं, जहां पार्क्स हैं, वहां पर इनको खोला जाएगा। इन जिमों के खुलने से मंडल की कॉलोनी में रहने वाले लोग वर्कआउट कर पाएंगे और उनको ज्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और ज्यादा मात्रा में उनको उपकरण भी एक जगह मिल पाएंगे। तो इसमें स्काई वॉकर, लेग प्रेस, सिटअप बोर्ड, रोवर, सर्फ बोर्ड, एयर वॉकर, ट्रिपल हिप ट्विस्टर, चेस्ट प्रेस कम सिटेड पुलर, मल्टी फंक्शनल ट्रेनर, शोल्डर बिल्डर, साइकिल और इंस्ट्रक्शन बोर्ड, इन सभी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम ब्याज अनुदान कितना देय है? 217 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार द्वारा 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी, जिसमें विभिन्न सेक्टर्स में अलग अलग प्रकार के ऋण की बात की गई थी, खास करके उद्योग और सेवा क्षेत्र में। तो इसमें अधिकतम 8% तक का ब्याज अनुदान देय है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। संशोधित सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है और जो ऋण अनुदान है, ब्याज अनुदान है, उसकी घोषणा इसमें कर दी गई है। उसके लिए बाकायदा उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तो 25 लाख रुपए तक की ऋण अगर कोई लेता है तो उसको 8%, 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% और 5 करोड़ रुपए से अधिक जबकि 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान देय होगा। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा विनिर्माण, सेवा और व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, उसका विस्तार, देखो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और कोई भी बिजनेस आधारित कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यम की स्थापना आप करते हो, उसका विस्तार करते हो, उसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन करते हो या उसको जो है डिजिटल करके आधुनिक बनाने का प्रयास करते हो, तो उनके लिए भूमि खरीदने, संयंत्र लगाने, मशीनें खरीदने, वर्कशेड, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल, इन सभी चीजों के लिए अधिकतम 10 करोड़ का ऋण दिया जाता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए ये योजना शुरू की गई थी और अभी ये योजना अभी चल रही है। तो आप भी चाहें तो इसमें से लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, अगर आप अपना कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए ऋण योजना जो है शुरू की गई थी। तो ये है दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स जिसमें मैंने चर्चा की। इसी तरह से देखते रहिए हमारे सभी करंट और बने रहिए मेरे साथ। करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी जावत आवत जाते सिल पर परत निशान। बहुत ही सिंपल सा दोहा है लेकिन सीधा सीधा हमको बताता है कि मेहनत ही वो तरीका है जो आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचाता है। शॉर्टकट लेने वाले कब औंधे मुंह गिरते हैं वो उन्हें भी नहीं पता होता। आप अपनी मेहनत पर लगे रहिए, दिन रात प्रयास करते रहिए ताकि एक दिन निश्चित रूप से आप सफलता के ऊंचाइयों को छू पाएं। मेरी शुभकामनाओं से धन्यवाद।